हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए क्विक रिविज़न के लिए MCQs लगाने में हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त वह द्रव्य है जो जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है? रक्त वाहिनियों में, कोशिकाओं में, ऊतकों में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो रक्त कौन सा द्रव्य है कि जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है? ऐसा द्रव्य रक्त वाहिनियों वाले भाग में प्रवाहित होता है जंतुओं में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन HB हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं? RBC, WBC, CBZ, इनमें से कोई नहीं। WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वह रक्त की ऐसी कोशिकाएं हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है 27, 72, 82, 92। विश्राम अवस्था में जब हम आराम कर रहे होते हैं तब हमारे वयस्क जो भी व्यक्ति है इसकी नाड़ी स्पंदन 72 72 होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 72। अगला क्वेश्चन, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? केवल अमीनो अम्ल, जल, खनिज और भोजन। जल और खनिज, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। नेक्स्ट, मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति से के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। आयन पहले निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जल प्रवेश करता है। पहले विसरण द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद आयनों का सक्रिय परिवहन होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि मिट्टी से जब पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति होती है तो ऐसा क्या होता है जो यहाँ पर सही दिया गया है? सही हमें आंसर इसका करना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतक तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, अनुवर्तनी गति, बिंदु स्राव, स्थानांतरण।
आंसर होगा स्थानांतरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? स्थानांतरण, बहिकोशिकता, विसरण, परासरण। आंसर होगा परासरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पशारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, परासरण। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है? वाष्पोत्सर्जन, स्थानांतरण, परासरण, विसरण। स्थानांतरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? यह एक पंपिंग बल लगाता है, यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, यह एक चूषण बल लगाता है, यह जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका के रूप में यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है? एंडोसाइटोसिस, परासरण, विसरण, अवशोषण। राइट आंसर होगा विसरण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मिट्टी, मिट्टी से फिर है मूल रोम, मूल वलकुट, मूलों का जाइलम, पत्तियों का फ्लोएम। बी दिया गया है मिट्टी, मूल रोम, मूलों का जाइलम, मूलों का फ्लोएम, पत्तियों का जाइलम। सी में दिया गया है मिट्टी, मूल रोम, मूल वलकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, पत्तियों का जाइलम। मिट्टी, मूल वलकुट, मूल रोम, मूलों का जाइलम, मूलों का फ्लोएम, तने का फ्लोएम, पत्तियों का फ्लोएम। तो ये इसके टाइप दिए गए हैं कि किस प्रकार से मिट्टियों से, जो मिट्टी है, से पत्तियों तक जल के परिवहन का पथ होता है। सबसे पहला मिट्टी होगा, सभी में मिट्टी दिया गया है। दूसरा अगर देखें तो मूल रोम, मूल रोम आपको ए में भी दिया गया है, बी में भी दिया गया है, सी में भी दिया गया है, तो आप डी को तो पहले ही काट देंगे। बात करें मूल वलकुट की, मूल वलकुट आता है नेक्स्ट, तो मूल वलकुट इसमें ए में भी दिया गया है और सी में भी दिया गया है, बी को भी काट देंगे। फिर बात करें मूलों का जाइलम, तो मूलों का जाइलम ए में भी दिया गया है और सी में भी दिया गया है। ठीक है, अगली है तने का जाइलम, तो तने का जाइलम जो है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। देखेंगे पत्तियों का जाइलम, तो मूलों के जाइलम के बाद जब तने के जाइलम में जाता है उसके बाद ही पत्तियों के जाइलम में यह प्रवेश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिट्टी, मूल रोम, मूल वलकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, पत्तियों का जाइलम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? विसरण, परासरण, संचयन, सक्रिय परिवहन। विसरण, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय किसके द्वारा होता है? परासरण, विसरण, किण्वन, जीवद्रव्य कुंचन। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। मिट्टी से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व नाइट्रोजन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? राइबोसोम, जाइलम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य। आंसर होगा जाइलम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? यह ऑक्सीजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम से ही हम भोजन की बात कर सकते हैं कि पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है और जाइलम का जल को पहुंचाने का कार्य होता है। तो यहाँ पर शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन, प्रसार, विपरीत परासरण, परासरण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूप द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, स्वेदन। परासरण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा किससे जुड़ी होती है? बाएं अलिंद, दाएं अलिंद, बाएं निलय, दाएं निलय। फुफ्फुसी शिरा जो है वह बाएं अलिंद से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है? 130 से 80 mmHg, 130 पर 90 mmHg, 120 से 90 mmHg, 120 से 80 mmHg। तो सामान्य प्रकुंचन अनुशिथिलन दाब जो है 120 पर 80 mmHg होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।